हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट प्रोविज़न और रिज़र्व समझ लिए थे कि क्या होता है। एक लास्ट टॉपिक हम लोग के इस चैप्टर में बाकी था, दैट इज़ सीक्रेट रिज़र्व्स क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। Secret reserves is one which is not disclosed by the balance sheet। जो बैलेंस शीट में हम लोग डायरेक्ट डिस्क्लोज नहीं करते, बट वो सीक्रेटली हम लोग के पास रहता है। ठीक है, एक्चुअली में हम लोग करते क्या है, जो भी हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी हम लोग का लास्ट में बैलेंस शीट बनता है, हम लोग उसको रियल नहीं दिखाते। हम लोग उसमें से कुछ प्रॉफिट जो एक्चुअल में हो रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट हम लोग ऑलरेडी सीक्रेटली निकाल के रख देते और दिखाते कि ये हम लोग का प्रॉफिट है। ठीक है, दीज रिजर्व्स आर क्रिएटेड बाय शोइंग प्रॉफिट एट अ फिगर मच लोअर देन दैट एक्चुअल। जितना है उससे कम दिखाते हैं। एंड बाय शोइंग द एसेट्स एट अ लोअर फिगर, या तो एसेट्स का दाम कम दिखाते हैं या लाइबिलिटीज़ एट अ हायर फिगर, या हम लोग पास जो लाइबिलिटी है, जो भार है, वो हम लोग ज़्यादा दिखाते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग का जो रियल प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का, वो नहीं दिखता है। वो सीक्रेटली हम लोग उसको रिजर्व करते हैं एक फ्यूचर पर्पस के लिए, कुछ भी इंटेंशन के लिए हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं होता है, ये अपने जनरली करते हैं ताकि फ्यूचर में कुछ भी हो जाए तो थोड़ा पैसा जो हम लोग नहीं भी दिखाया तो वो हम लोग के पास हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सीक्रेट रिजर्व्स का अंडर वैल्यूशन ऑफ एसेट्स। हम लोग एसेट्स का अंडर वैल्यू दिखा देते हैं 50,000 का, बट दिखा देते कि ये 40,000 का है, 45,000 का है। तो इससे क्या होता है, कुछ अमाउंट हम लोग का बच जाता है। showing a contingent liability as an actual liability। contingent liability for some time आप समझ लो कि ऐसा liability जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम लोग दिखा दिए कि हाँ वो हम लोग पे है ऑलरेडी, वो liability है ही। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज सप्रेशन अ सेल्स, मतलब जो जितना सेल्स हुआ है उसको कम दिखाना। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे आप लोग को आगे जाके एग्जाम्पल्स मिलेंगे। सीक्रेट प्रॉफिट का आखिर क्यों हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, क्या है इसका एडवांटेजेस। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फिनेंशियली हम लोग स्ट्रांग रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। हेल्पफुल इन एब्जॉर्बिंग अनफोर्सिन लॉसेस, जो भी अनसर्टेन लॉसेस, अनफोर्सिन लॉसेस होगा इन फ्यूचर, उसको हम लोग कम कर सकते हैं और उसको हम लोग अच्छा से मैनेज कर सकते हैं। रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड, हम लोग डिविडेंड हम लोग आराम से दे सकते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट है आराम से दे सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ कंपटीशन, ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है मार्केट में, क्यों, क्योंकि पैसा अपने पास ज़्यादा रहता है, तो कोई भी बंदा compete करना चाहे तो हम लोग उसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या है सीक्रेट रिजर्व्स का। अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, ये ट्रू फिनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं होता है अगर हम लोग उसको प्रॉफिट कम करके दिखा रहे तो। मिसयूज़ बाय मैनेजमेंट कभी कभार उस पैसे से गलत तरीक़ा से यूज़ भी कर सकते हैं, गलत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। लॉस बाय मैनेजमेंट को नुकसान भी हो सकता है और मैनेजमेंट खुद भी नुकसान कर सकते हैं कंपनी के लिए। ठीक है, एंड कवर फॉर मिसडीड ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग कुछ भी गलत काम कर सकते हैं जिस पे वो लोग तो लाइबल नहीं होंगे बट कंपनी ज़रूर या फर्म ज़रूर लाइबल हो जाएगा। तो ये कुछ आप एडवांटेजेस भी समझ लीजिए और डिसएडवांटेज भी समझ लीजिए सीक्रेट रिजर्व्स का। ठीक है, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आज हम लोग एक नया चैप्टर भी शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाम से पता चल रहा है आपको कि बिल को एक्सचेंज करते समय क्या क्या इसमें हम लोग को देखना चाहिए और इसका कैसे रिकॉर्डिंग होता है हम लोग की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, बट सबसे पहले हम लोग को जानना ज़रूरी होता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आखिर होता क्या है। A bills of exchange is an instrument in writing an unconditional order। अब देखिए मैं इसका एक एक मतलब आपको समझाती हूँ। A bills of exchange इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस ये चीज़ नहीं कि आप बजा सकते हो, इंस्ट्रूमेंट मतलब एक पेपर है जिसमें हम लोग राइटिंग में, एक लिखित पेपर है। एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर दिया गया जो अनकंडीशनल है, मतलब इसमें कुछ भी पर मर ये सब नहीं लगाया जाता, कंडीशंस नहीं होते इसमें, देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है।
साइंड बाय द मेकर, मेकर साइन करते हैं, मतलब जो बिल बनाया है वो साइन करते हैं। डायरेक्टिंग टू पे, आपको डायरेक्ट करते हैं कि आप पे कीजिए जितना अमाउंट इसमें बोला गया है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू दी ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, या किसी और पर्सन के ऑर्डर से, और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और जिसको भरना है उसके लिए। आप एक्चुअली में क्या होता है, आप जाते हैं मार्केट, मार्केट में आप सामान खरीदते, सामान खरीदने के बाद आपको बिल दे देता है। इसका मतलब क्या कि आपको जितना इसमें अमाउंट लिखा हुआ है आपको पे करना ही होगा। वो बिल कौन बनाता है, वो बिल बनाता है ओनर, मेकर, ठीक है, जो आपको बोलता है कि ये बिल में जितना अमाउंट है आपको इतना पैसा देना होगा, और आप ऑब्लाइज्ड होते हैं उसको पेमेंट करने पर। ठीक है, समझ में आया। अब इसका फीचर्स क्या है, ठीक है, अब कैसे समझेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये लिखित में होना चाहिए है। एक ऑर्डर होना चाहिए है कि आप मेरे को इसमें लिखा हुआ अमाउंट या इसमें लिखा हुआ चीज़ आप करके दो। मस्ट बी अनकंडीशनल, अनकंडीशनल होना चाहिए, इसमें कुछ भी एक्सेप्शंस और कुछ भी आपका कंडीशंस नहीं होना चाहिए। अमाउंट ऑफ बिल्स ऑफ एंट्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट, एक डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इतना रुपया भी हो सकता है, इतना रुपया भी हो सकता है, एक डेफिनेट पोर्शन पे ही हो सकता है। डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड वन, एक डेट होना चाहिए, इसलिए आप भी जब भी आप बिल लेते हैं तो उसमें आप डेट देखते हैं कि कितना तारीख का है। ठीक है, जब भी हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो हम लोग को प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, या फिर हम लोग के पास कुछ भी आइटम आता है हम लोग कुछ खरीदते हैं तो उसमें डेट दिया रहता है, एंड बोला जाता है कि आप 6 महीना के बाद आएंगे तो इसका वैलिडेशन नहीं है। क्यों, कहाँ से 6 महीना, ये बिल का जो डेट है उसके बाद से, इसलिए डेट ऑफ पेमेंट एक फिक्स्ड होना चाहिए। मस्ट बी साइंड बाई मेकर ऑफ द बिल, मेकर का या तो बिल का साइन रहता है या स्टैंप लगा हुआ रहता है, आप हमेशा देखे होंगे। एंड मस्ट बी साइंड बाई द एक्सेप्टर, कभी कभार एक्सेप्टर का साइन होना भी बिल में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, एंड द अमाउंट मैंशनड इन द बिल, जितना भी बिल में अमाउंट मैंशनड है, इज पेएबल आइदर ऑन डिमांड और ऑन एक्सपायरी ऑफ फिक्स्ड पीरियड, चाहे वो जब मांगे तब देना हो या एक फिक्स्ड पीरियड फिक्स कर दे उस समय आपको देना हो। ये होते हैं आपके कुछ बेसिक्स फीचर्स, ताकि आपको पता चले कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें कितने पार्टीज़ होते हैं, कौन कौन क्या काम करता है इसमें। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे रोटेट होता है और कैसे काम करता है। सबसे पहला होता है ड्रॉर, ड्रॉर मतलब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है। सेलर हु आर इंटाइटल टू रिसीव मनी फ्रॉम समवन, जिसको पैसा मिलना है, इंटाइटल टू रिसीव है। ठीक है, ड्रॉई और एक्सेप्टर, ही इज़ द परचेज़र, ये परचेज़र है जिसके अगेंस्ट में बिल ड्रॉ हुआ है, और द डेटर on whom the bill is drawn and who is liable to pay the amount mentioned in the bill, जो वो अमाउंट उसमें बिल में लिखा हुआ है वो पे करने के लाइबल होता है। एंड एक होता है पे, ये कभी कभार एक्सेप्शंस केस में यूज़ आता है। द पर्सन टू वूम द पेमेंट इज़ टू बी मेड इज़ कॉल्ड पेई, ऐसा पर्सन जिसको पेमेंट करना होता है। कभी कभार क्या होता है, बिल आप काट रहे हो, पेमेंट सामने वाला दे रहा है, बट पेमेंट एक्चुअली में मुझे नहीं, पेमेंट किसी थर्ड पर्सन को देना पड़ता है। ठीक है, द पर्सन टू वूम द पेमेंट इज़ टू बी मेड इज़ कॉल्ड पेई, द ड्रॉअर हिमसेल्फ और अ थर्ड पार्टी मे बी द पेई ऑफ द बिल, हम भी हो सकते और कोई तीसरा पार्टी भी पेमेंट कर सकता है। आई होप आपको ये बिल ऑफ एक्सचेंज का एक बेसिक सा नॉलेज मिल गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी आगे प्रोसीड करेंगे और इस चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।